नमस्कार दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं चैनल के पर्पज़ के बारे में। इस चैनल का पर्पज़ है स्टूडेंट्स के पैसे को बचाना, टाइम को बचाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन को एक साइड हॉबी बनाना, ना कि फुल टाइम प्रिपरेशन। साथ ही मैक्सिमम हार्म पहुंचाना फॉर प्रॉफिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो समाज के खिलाफ काम करती है। उसके इंटेंशंस जो हैं, उसके जो गोल्स हैं, वो समाज के अपोजिट जाते हैं। साथ ही इस वीडियो मतलब इस कोर्स को आपको कंप्लीट कैसे करना है दोस्तों, आपको 2 घंटे के लेक्चर्स एवरीडे देखने हैं 110 दिनों तक। और इस 2 घंटे के लेक्चर को आपको 6 आवर्स में कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बार-बार आपको रिवाइज करना होगा, उसे एनालाइज़ करना होगा, और जो चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, उसके बारे में खुद से रिसर्च करना होगा। उसके बाद साथ ही दोस्तों 15 दिन एक्स्ट्रा मैं लूँगा, जीएस प्लस ऑप्शनल को कवर कर दूँगा मैं 110 दिन में। उसके अलावा 15 दिन एक्स्ट्रा लूँगा मैं करंट अफेयर्स के लिए, और उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स आगे वाले। तो अभी हम पहुँच गए थे हमने आर्टिकल नंबर 19 तक सारे कर लिए थे। अब आते हैं दोस्तों राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन। अब राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन जो हैं वो हैं एग्जैक्टली 3 आर्टिकल 20, 21 और 22। अब ये तीनों आर्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन के हैं तो थोड़े बहुत जुड़े ही होंगे। तो पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 में क्या लिखा है। दोस्तों ये 20 वाला आर्टिकल है, ये है कन्विक्शन से रिलेटेड। अगर कोई कन्विक्ट हो गया है तो उसे उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहली बात तो ये है कि कन्विक्शन जो है वो ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ होगा, लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम, यानी कि इसे ऐसा बोलते हैं नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ। मतलब ऐसा है कि आज की डेट में अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको सज़ा आज के कानून के हिसाब से मिलेगी, ना कि जो कानून फ्यूचर में बन रहा है। अगर फ्यूचर आपने आज क्राइम कर दिया, फ्यूचर में उस कानून की सज़ा बढ़ गई, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सज़ा जो चल रही है वो बढ़ जाएगी, तो वो एक्सपोज्ड फैक्टो नहीं होगा। साथ ही आपको जो पनिशमेंट है वो उतना ही मिलेगा जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड किया गया है लॉ के अंदर। यानी कि अगर आपको चोरी करने की सज़ा 5 साल दी गई है तो आपको 6 साल नहीं मिलेगी, या फिर जो उसके अंदर मैक्सिमम सज़ा होती है वो तो एग्जैक्टली जज डिसाइड करता है एग्जैक्टली कितनी देनी है। लेकिन अगर मैक्सिमम सज़ा किसी क्राइम की 5 साल है तो आपको 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। साथ ही सज़ा एक ही बार मिलेगी, डबल नहीं मिलेगी। कोई कहे कि एक बार आपको सज़ा मिल गई, उसके बाद आपने सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया कि नहीं, हमें लगता है कि आप अभी सुधरे नहीं हैं, आपको दोबारा सज़ा देनी, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। साथ ही दोस्तों नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इसका मतलब दोस्तों ये होता है जैसे एक मिरांडा वार्निंग होती है अमेरिका के अंदर, कि उसमें बोला जाता है कि आपके पास अधिकार है चुप रहने का, शांत रहने का। तो वही चीज़ है कि अपने अपने खिलाफ खुद ही गवाही देने का आपको कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आपका बयान लेती है वो एग्जैक्टली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए होता है, वो कोर्ट के अंदर उसका कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। यानी जो बयान है वो कोर्ट के अंदर ही आपको देना पड़ेगा, जिसकी की एविडेंशियल वैल्यू कोर्ट मानेगा। तो ऐसा आर्टिकल 20 में कहा गया है। उसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 21। अब आर्टिकल नंबर 21 की तो मैं आपको क्या बात बताऊँ, ये आर्टिकल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यही आर्टिकल है जो आपको वो पावर देता है जिसकी बात मैं आपको फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत में बता रहा था, कि एक अधिकार कि आपकी जैसे लाइफ होती है ना, कि हम जिंदा रहेंगे इसका भी क्या गारंटी है, स्टेट हमें मगल मार नहीं देगा, हमें बचाने वाला है कौन। तो ये आर्टिकल है आपको बचाने वाला। दोस्तों इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है नो पर्सन shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। दोस्तों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतनी सी बात लिखी हुई थी, लेकिन क्योंकि धीरे 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 जो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस हुए, उससे ये जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 21 का लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला, उसके अलावा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ये चीज़ और ज़्यादा वाइडन होती गई, बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर इतने सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो एनालिसिस हो गए, तो इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू बनते गए। उसके बाद ये आर्टिकल बहुत बड़ा हो गया। एक तरह से आप कह सकते हो कि इस आर्टिकल के अंदर लगभग सब कुछ ही आ गया। अब अभी आपको पता चलेगा कौन कौन से केसेस थे, उसमें क्या क्या बातें हुई थी। तो वही मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले वाले जो केसेस थे वो थे, एक था एक वो पालन केस, एक था मेनका गांधी केस। तो दोस्तों इस केस में क्या डिक्लेयर हुआ था कि जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ की भी बात करता है, राइट टू लिव, जो मैंने आपको बताया ना कि आपको कोई मार ना दे, आपका जीने का अधिकार आपके पास है। उसके साथ साथ ही ऐसे ही बोलता है कि राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी। मतलब राइट टू लाइफ तो है ही, साथ में राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी भी मेनका गांधी केस से आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन किया था इस आर्टिकल का कि राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी जब होगा तभी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो लोगों की बच पाएगी। साथ ही दोस्तों एक एक उपरांत जो केस था उसके अंदर एक बात आई थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, इसमें तो लिखा गया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो होता है कि लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बना दिया गया, अगर उसके हिसाब से आप काम नहीं करें तब आपको सजा दी जाएगी।
इसका मतलब बस इतना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि ना सिर्फ आप कानून को तोड़ रहे हैं तभी आपको सजा मिलेगी, उसमें ये भी है कि कानून वाकई में सही है कि नहीं, इस बात पर भी विचार किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ की डेफिनेशन है, वो उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी आता है। वैसे दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है कि लॉ को ही चेक करना कि लॉ लॉ एग्जैक्टली सही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है भी कि नहीं, और दूसरी चीज़ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कि जो लॉ बन गया अब वो तो बन गया, अब उसके बाद देखते हैं कि आपने लॉ तोड़ा कि नहीं। और ड्यू प्रोसेस में यह है कि लॉ भी देखा जाता है, लॉ सही है कि नहीं, क्या आपने जो किया है वो वाकई में गलत है क्या नहीं, कि वाकई में लॉ जो बनाया गया है वो लॉ ही तो उल्टा सीधा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इसमें आता है, इस आर्टिकल के अंदर ही। उसके बाद दोस्तों एक हादे केस हुआ था, उसमें राइट टू मैरी, राइट टू रिलीजन भी जुड़ गया था। उसके अलावा एक सुभाष कुमार केस आया था, उसके अंदर राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर वगैरह भी जुड़ गया था। उसके अलावा दोस्तों एक नवतेज सिंह केस आया था, जिसमें कि सेक्शन 377 जो था आईपीसी का, उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, यानी कि राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो एलजीबीटी की कम्युनिटी होती है उसे राइट्स मिल गए थे। उसके बाद दोस्तों एक ओल्गा टेलिस का केस आया था, जिसमें कहा गया था राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए। जब कुछ गरीब लोगों की जो रेडियाँ लगती हैं उन्हें सरकार ने हटा दिया था, बोल के कि ये मतलब इलीगली लगाई हुई हैं, तो सरकार ने कहा कि आप इतने गरीब लोगों की हटा रहे हैं तो उन्हें लाइवलीहुड की दूसरी व्यवस्था भी कीजिए। उसके अलावा दोस्तों एक केस आया था, केस पुट्टा स्वामी केस, उस केस के अंदर कहा गया राइट टू प्राइवेसी भी इसी आर्टिकल के अंदर आता है। उसके अलावा राइट टू फूड अटायर कम्युनिकेशन, न जाने क्या 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 इसके अंदर आ सकता है। जब आपको लगे कि कुछ फ्रीडम और या फिर पर्सनल लिबर्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो वो आर्टिकल 21 के अंदर ही आएंगी। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया, यहाँ तक की जो बात है उसे आप एक तरफ रखिए और आगे जो बात बताने जा रहा हूँ उसे एक तरफ रखिए। तो एक केस आया था जियान गौर केस। दोस्तों उसमें ऐसा था कि जियान कौर जो थी उन्होंने सुसाइड कर ली थी अपने अपने जो ससुराल है उसके अंदर। तो उनके जो पेरेंट जो मतलब ससुराल वाले थे उन पर केस लगा था, मतलब सुसाइड करवाने का जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, उसे दोस्तों बोला जाता है कि आपने अबेटमेंट टू सुसाइड किया है। तो दोस्तों उस अबेटमेंट टू सुसाइड वाले केस के अंदर जो इनकी 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 तरफ वाले जो वकील थे उन्होंने कहा कि एक्चुअली में राइट नॉट टू लिव भी तो इस आर्टिकल के अंदर आएगा, यानी अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है, मतलब हमने तो उसका जो अधिकार था राइट नॉट टू लिव वाला उसे करने में उसकी हेल्प करी है। तो ये अजीब सा इंटरप्रिटेशन आया था सुप्रीम कोर्ट से इस केस के अंदर। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, राइट नॉट टू लिव यानी अलाउ कर दिया गया लोगों को मरना, या फिर अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो अबेटमेंट टू सुसाइड जो होता है, जो आज की डेट में ये क्राइम है, मतलब आप सुसाइड के लिए किसी को अगर मजबूर करते हैं तो आप पर क्रिमिनल जो आप आईपीसी के एक किसी उसके अंदर आते हैं सेक्शन के अंदर। तो उस समय इसमें कन्फ्यूज़न आ गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद ही अचानक से दूसरा केस आया पी रत्ना में, जिसमें इसे ओवररूल कर दिया। उसमें कहा गया नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, राइट नॉट टू लिव जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आएगा, राइट टू लिव आएगा लेकिन राइट नॉट टू लिव नहीं आएगा। तो दोस्तों ये ओवररूल हो गया पी रत्नम केस में। लेकिन आप इसके साथ एक और केस था, अरुणा शानवाग केस। तो उस केस में क्या था कि जो राइट नॉट टू लिव है, राइट नॉट टू लिव ये एक केस में अलाउ हो सकता है। दोस्तों अरुणा शानवाग साहब की ये एक मैडम थी, इनकी एक स्टोरी है कि इनके साथ कोई क्राइम हुआ था, कोई मतलब सेक्सुअल क्राइम हुआ था, फिर उसके बाद शायद इन्हें मारने की कोशिश भी की गई थी, तो लेकिन ये बच गई थी। ये एक मतलब एक नर्स थी शायद किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो इनके साथ क्राइम हुआ था। तो जब ये इनकी क्राइम हुआ उसके बाद ये कोमा में चली गई थी। जब कोमा में चली गई तो इनका जो हॉस्पिटल था उसने कहा कि इनकी केयर हम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हें ज़िंदा रख लेंगे जब तक ये वापस कोमा में से नहीं आ जाती। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि बहुत सालों तक, जब ये 20-25 साल की रही होंगी जब ये कोमा में गई थी, लेकिन जब ये 60-65 की हो गई तब भी ये कोमा से वापस नहीं आई। तो जो हॉस्पिटल के लोग थे उन्होंने सोचा कि अब कोर्ट से परमिशन मांगते हैं, चलो कि इन्हें अब इन्हें उन्होंने सोचा कि इन्हें मार ही दिया जाए, क्योंकि इनकी बॉडी जो है बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो लेकिन कोर्ट ने फिर कहा कि ऐसा नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर एक इंटरप्रिटेशन निकल के आया अरुणा शानवाग केस के अंदर, उसमें कहा गया कि राइट नॉट टू लिव एक केस में अलाउड है। वो केस तब है कि जब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा हो विद लिविंग विल, यानी इंसान कोमा में जाने से पहले खुद ही कह चुका हो कि अगर मैं इतने समय तक ना उठूँ तो आप मुझे मार सकते हैं। तो बस उसी केस के अंदर राइट नॉट टू लिव अलाउड है, बाकी किसी केस के अंदर अलाउड नहीं है। तो जो बात होती है कि आप हेलमेट लगाना पड़ता है मजबूरी में आप लोगों को, उसका कारण यही है कि आप कहेंगे मेरी जान माई चॉइस, तो वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि राइट नॉट टू लिव आपको अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही केस के अंदर अलाउड है। आप वैसे ये जो होता है कि हम अपने हमारी लाइफ है हमारी मर्जी, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपकी जो आपकी बॉडी है या आप बोल सकते हैं आपकी जान है वो भी स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, ना कि आपकी खुद की। इसलिए आपको हेलमेट भी लगाना पड़ता है, आपको सीट बेल्ट भी लगानी पड़ती है।
तो ये सब बातें आर्टिकल 21 के अंदर आपको याद रखनी है। ये काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का यही माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 22 के ऊपर। 22 आर्टिकल के अंदर क्या क्या गया है, इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम अगेंस्ट अरेस्ट एंड सर्टेन केसेस बताया गया है। तो इसमें यही है कि नो आर्बिट्री अरेस्ट, पहली बात तो ये किसी बिना कारण के अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। और अगर पुलिस ने देखा कि आपने कुछ क्राइम किया है और आपको अरेस्ट किया है, तो पुलिस के पास 24 आवर्स होते हैं आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए, यानी 24 आवर्स तक ही आपको रख के आपसे इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ कर सकती है। उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले आना ही पड़ेगा। लेकिन 24 आवर्स जो है इसमें ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूडेड नहीं होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको स्टेट के द्वारा लॉयर भी दिया जाएगा, क्योंकि अरेस्ट की बात चल रही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ताकि आप अपना केस जो है कोर्ट के अंदर रख सकें। और ये अल्टरम पार्टम वाली बात आ गई ना कि हियर द अदर साइड, यानी जो कोर्ट है उसके अंदर जज आपकी साइड भी सुन सके, उसके लिए आपको स्टेट से लॉयर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो अलाउड है, यानी कि आपको लगता है, सरकार को लगता है कि कुछ लोग हैं या कुछ लोगों को उन्होंने पहले ही चिन्हित कर रखा है कि ये लोग थोड़े क्रिमिनल टाइप के हैं, इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है। लेकिन उसके लिए कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 आर्टिकल जो थे राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन आते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं स्टेट के द्वारा, जो कुछ आर्बिट्रीनेस जो होती है स्टेट की, कि आपको आर्बिट्री अरेस्ट ना कर ले, आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कम ना कर दे, या आपको ज़्यादा पनिशमेंट ना मिल जाए, जितनी पनिशमेंट होनी चाहिए उससे ज़्यादा पनिशमेंट पेनल्टी ना हो जाए, तो इन सबसे आपको बचाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये आर्टिकल 2 हैं एक्सप्लॉयटेशन वाले, तो इसमें हम दोनों आर्टिकल पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या है दोस्तों कि इसमें कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर, जो कि बेकार कहा जाता है हिंदी में, उस पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया, ये अलाउड नहीं है। तो इसके लिए 2 एक्ट आए थे इसी आर्टिकल को लागू करने के लिए, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1956, उसके अलावा मिनिमम वेज एक्ट 1976, ये आया था फोर्स्ड लेबर को बचाने के लिए मिनिमम वेज एक्ट, यानी कि आप बिना सैलरी के किसी से काम नहीं करा सकते, बदुआ मजदूरी नहीं करा सकते। और इमोरल ट्रैफिकिंग यानी इंसान की खरीद बेच नहीं कर सकते, उसके लिए इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट आ गया था 1956 के अंदर। उसके अलावा देवदासी सिस्टम हुआ करता था कुछ साउथ के टेम्पल्स में, तो उसे प्रोवाइड कर दिया गया था। उसके अलावा दोस्तों इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि अगर कंपलसरी सर्विस करनी है पब्लिक पर्पज़ के लिए तो वो अलाउड है, लेकिन उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि रिलीजन, रेस या कास्ट या फिर क्लास, एक नई चीज़ में क्लास, यानी कि कोई अमीर है तो उसे आप ले नहीं रहे। जैसे आपको लगता है कि आर्मी में लेने की ज़रूरत है, अब मतलब किसी एनिमी कंट्री ने अटैक कर दिया आपके ऊपर, तो आपको क्या है कि क्लास के बेसिस पे भी आप डिफरेंस नहीं कर सकते, डिफरेंस मतलब वो नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन कि सिर्फ गरीबों के बच्चों को ले लो, अमीरों के जवान मतलब जो जवान लोग हैं उन्हें ले नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 के अंदर ये लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 24 आता है। आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। इसमें क्या है कि इसमें चिल्ड्रन का जो एक्चुअली चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, पहली बात तो आप ये समझिए। तो अब शुरुआत में तो इसमें बस ये बात लिखी थी, चिल्ड्रन का जो एम्प्लॉयमेंट है फैक्ट्री में उससे बच्चों को बचाना है। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका इसी बात में होता है कि उन्हें बहुत ही कम उम्र में काम करना पड़ता है, तो उस चीज़ पर प्रोहिबिशन लगाया गया था। अब उसके लिए बनाया गया था एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब ये एक्ट चल ही रहा था दोस्तों, लेकिन इस एक्ट में कुछ कमियाँ थी। कमियाँ ये थी कि दोस्तों इसमें सिर्फ नॉन हजार्डस जो वर्क्स होते हैं बस उन्हीं के लिए था, लेकिन फिर इसमें 2006 में एक अमेंडमेंट किया गया। वो अमेंडमेंट कहा गया हजार्डस हो चाहे नॉन हजार्डस हो सब बैन कर दिया जाए, कहीं भी बच्चे काम नहीं कर सकते। अब ये एक्ट फिर फेल हो गया दोस्तों, क्योंकि रूरल इंडिया की अगर बात करें हम तो वहाँ ज़्यादा बच्चे होते ही परिवारों में इसलिए हैं ताकि वो हेल्प करा सकें घर वालों की। अब चिल्ड्रन यहाँ बोला गया है 14 साल से नीचे वालों को, अब 14 साल तो वहाँ पे बड़ी उम्र मानी जाती है विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, तो फिर ये एक्ट ज़्यादा दिन चलना नहीं था। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2016 के अंदर। उन्होंने कहा गया कि सिर्फ हजार्डस में ही प्रोहिबिशन है बच्चों के काम करने का, अगर नॉन हजार्डस है तो आप समझिएगा इसे स्कूल आवर्स के बाद फैमिली ओन्ड बिजनेस के अंदर या फार्म्स के अंदर या मीडिया के अंदर या एंटरटेनमेंट के अंदर बच्चे काम कर सकते हैं। मतलब कब करना है? स्कूल आवर्स के बाद, यानी स्कूल का जो आवर्स होते हैं उसके बाद किन चीज़ों में, फैमिली ओन्ड बिजनेस में या फिर फार्म्स में या मीडिया में या एंटरटेनमेंट में बच्चे काम कर सकते हैं। तो ये एक्ट बनाया गया था, ये अमेंडमेंट हुआ था 2016 के अंदर इस CLPR एक्ट के अंदर। अब दोस्तों उसके साथ एक केस आया था गौरव जैन केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो डेफिनेशन थी आर्टिकल 24 की वो थोड़ी और बढ़ा दी गई थी। इसमें कहा गया था कि बच्चों को सिर्फ फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है बस उसी के लिए एक्ट नहीं है, बल्कि बच्चों के हर तरह की प्रोटेक्शन हो, कि राइट्स ऑफ एक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें कहा गया कि हर तरह का जो प्रोटेक्शन है बच्चों के लिए वो होना चाहिए। जैसे कि सोशल स्टिग्मा, अगर जैसे कोई सेक्स वर्कर है उसका कोई बच्चा है तो उसका तो सोसाइटी में कंडीशन बहुत ही ख़राब होने वाली है, तो उससे सोशल स्टिग्मा से बचाना है ऐसे बच्चों को। या फिर जिस भी तरह का बच्चे के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है एक छोटे के साथ बच्चे के साथ, उस सब तरह के एक्सप्लॉयटेशन को हमें बचाना है इस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 24 का कहने का मतलब यही है।
तो दोस्तों यहाँ पे आके हमारे दोनों खत्म होते हैं ये सब आर्टिकल्स। अब हम एक बार इन्हें पूरी रिवाइज कर लेते हैं सबको शुरू से। राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन थे हमारे और राइट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थे, दोनों थे। अब इन सबको रिवाइज करते हैं जल्दी से। आर्टिकल 20 में कहा गया था कि हम कन्विक्शन के लिए वायलेशन ऑफ जो लॉ है उस एट द टाइम, यानी नो एक्सपोस्ट एक्टो, यानी पुराना जो नया जो लॉ बनेगा, नया जो बना है लॉ उसके हिसाब से लागू नहीं होगा। जो पहले जो लॉ है जब आप क्राइम कर रहे हैं उस टाइम पे उस हिसाब से सजा मिलेगी। ग्रेटर पेनल्टी नहीं होगी, नो ड्योपार्डी होगी। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी खुद के लिए गवाही देना, यानी खुद के लिए गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 में तो आप जानते ही क्या क्या हुआ था। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये बात आपको रट लेनी है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि एक गोपालन केस और मेनका गांधी केस के अंदर ये दो बातें निकल के आई थी। दो अलग केसेस थे एक्चुअली ये दोनों, कि राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी। एक दूसरी बात और थी इसमें, याद रखना, राइट टू लाइफ। और उसके अलावा एक था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया था, कि सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि लॉ वाकई में सही है कि नहीं, जो आपने लॉ तोड़ा है एक्चुअल में लॉ ठीक है भी कि नहीं। उसके अलावा हादिया केस में राइट टू मैरी और रिलीजन मिल गया था। सुभाष कुमार केस में राइट टू क्लीन वाटर और एयर मिल गया था। नवतेज सिंह केस में सेक्सुअल ओरिएंटेशन मिल गया था। और डेलिस केस में लाइवलीहुड मिल गया था, राइट टू। केस पट्टासामी से केस में राइट टू प्राइवेसी मिल गया था। उसके अलावा फूड टायर वगैरह इनके लिए भी आते रहते हैं केसेस आर्टिकल 21 के अंदर। उसके अलावा राइट जियान गौर केस में आपको बताया था राइट नॉट टू लिव मिला था। तो सवाल वालों ने बोल दिया था कि हमने तो उनका राइट नॉट टू लिव को पूरा करने में मदद करी है। सुसाइड करवाने में बहुत ही अजीब आया था डिक्लेरेशन जो भी आया था। उसके बाद इसे जल्दी ओवर रूल कर दिया गया था अगले ही केस के अंदर, पी रत्नाम केस में। फिर उसके बाद अनुराग शानवाग केस आया था जिसमें कि राइट नॉट टू लिव दे दिया गया था, लेकिन बस एक कंडीशन में, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कॉमा विद लिविंग विल। उसके बाद आर्टिकल 28 था जिसमें अरेस्ट से प्रोटेक्शन दी गई थी सर्टेन केस के अंदर, जैसे कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं हो सकता। अगर आपने कानून तोड़ा नहीं है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है। अगर आपने पहले कुछ क्राइम कर रखा है या फिर मतलब एक कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाए जाते हैं कि जिससे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड हो, यानी कि अगर कुछ आपकी पोटेंशियलिटी हो कि आप क्राइम कर सकते हैं तो उस चीज़ को भी रोका जा सकता है। साथ ही 24 आवर क्लॉक होती है पुलिस के पास कि आपको 24 घंटे के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके बाद सीधा मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। उससे ज़्यादा अरेस्ट आपको रखा नहीं जा सकता जब तक आपकी वो चल रही है, क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। उसके अलावा लॉयर आपको स्टेट की तरफ से मिलेगा ताकि आपकी ऑडियो अल्टरम पार्टम, यानी कि हियर द अदर साइड बोलते हैं, इसका मतलब होता है ताकि आपको जज जो है कोर्ट के अंदर आपकी बात भी रखी जा सके जज के सामने। उसके बाद आपके राइट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आते हैं। उसके अंदर आर्टिकल 23 था जिसमें कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर बेगार था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हमने इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बना दिया, प्रोहिबिशन एक्ट बनाया, और बेगार के लिए हमने बनाया मिनिमम वेजेस एक्ट। उसके अलावा देवदासी सिस्टम जो था साउथ की मंदिरों के अंदर वो खत्म कर दिया। उसके अलावा कंपल्सरी सर्विस करनी हो पब्लिक पर्पज के लिए, जैसे कि आर्मी वगैरह की कमी पड़ रही हो, एनिमी कंट्री ने अटैक कर दिया है तो उस समय आपको रिक्रूट किया जा सकता है। आपसे एक तरह से बेकार जो होती है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, ये एक तरह से इसका रीजनेबल, एक तरह से इसमें एक्सेप्शन है। तो उसमें क्या है कि लेकिन ऐसा करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और क्लास मतलब अमीर गरीब वाली बात भी आप यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। आर्टिकल 24 में क्या है, हमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री से। पहले CLPR एक्ट बनाया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का। तो इसमें कहा गया था कि सिर्फ जो हजार्डस हैं उसमें बच्चे काम नहीं कर सकते, बाकी सब जगह कर सकते हैं। लेकिन फिर 2006 के अमेंडमेंट में कहा गया नहीं नॉन हजार्डस में भी नहीं काम कर सकते। तो फिर ये फ्लॉप हो गया क्योंकि रूरल एरिया में तो भाई बच्चे ज़्यादा इसीलिए होते हैं। फिर उसके बाद 2016 के अंदर इसके अंदर फिर से अमेंडमेंट किया गया कि हजार्डस तो पूरी तरह प्रोहिबिट है, लेकिन नॉन हजार्डस जो है उसमें स्कूल आवर्स के बाद फैमिली ओन्ड बिजनेस में काम कर सकते हैं, खेत में काम कर सकते हैं। उसके अलावा मीडिया और एंटरटेनमेंट में भी काम कर सकते हैं बच्चे। उसके अलावा गौरव जैन केस आया तो उसकी जो रेंज है बढ़ा दी गई इस मतलब आर्टिकल 24 की। तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री से बढ़ा के इसे बोल दिया गया सब तरह की सोशल स्टिग्मा से बचाना है और ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से हमें बच्चों को बचाना है। तो ये थे दोस्तों हमारे आर्टिकल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और आर्टिकल्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसके बाद अब हम जाएंगे आर्टिकल्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम की तरफ, लेकिन वो अगले लेक्चर में जाएंगे। तो तब तक आप इनका रिवीजन कीजिए और इसकी जो PDF है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।